हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड एंड एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एवं अन्य से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो यदि आप एनटीपीसी या ग्रुप डी या रेलवे की किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रोहिंग्या निम्नलिखित में से किसके एक जातीय समुदाय है? इनमें से किस देश का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार का। रोहिंग्या रोहिंग्या म्यांमार देश का एक जातीय समुदाय है। ये लोग आमतौर पर मुसलमान हैं। वर्ष 1982 के म्यांमार राष्ट्रीयता कानून के तहत रोहिंग्या लोगों को म्यांमार में नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। रोहिंग्या समस्या के प्रमुख कारण धार्मिक संघर्ष, धार्मिक एवं जातीय भिन्नताएं, आर्थिक स्थिति, अवसरों में असमानता इत्यादि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के खम्भों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टिपी। टिपी क्या है? यह लकड़ी के खम्भों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार या कोनिकल तंबू। और टिपी के बारे में तो हमने जान लिया। टिपी क्या है? ये एक शंक्वाकार शेप में होता है, लकड़ी के खम्भों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाते हैं। इग्लू में एस्किमो जनजाति रहती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इग्लू में एस्किमो। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बताइए, ये मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका में। अफ्रीका के अंदर मसाई जनजाति पाई जाती है। मसाई जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के केन्या और तंजानिया में निवास करने वाली खानाबदोश जनजाति समूह है। इनकी त्वचा का रंग गहरा भूरा और गहरा कत्थई होता है। ये लोग चमड़े के बने हल्के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इस जनजातियों का प्रमुख भोजन रक्त है, जिसे ये दूध में मिलाकर पीते हैं। यह केन्या और तंजानिया की आधिकारिक भाषाओं स्वाहिली और अंग्रेजी में भी शिक्षित होते हैं। प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है जुलू। जुलू जनजाति ये कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की। पिग्मी कांगो बेसिन की। बद्दू ये है अरब की। याकूत टुंड्रा प्रदेश की। आयनू जापान की। माओरी न्यूजीलैंड की। कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? तो ये है इराक से। कुर्दिश लोग ये कहाँ का समुदाय है? इराक का। कुर्दिश जाति के लोग तुर्की के दक्षिण पूर्व में, सीरिया के उत्तर पूर्व में, ईरान तथा इराक के पश्चिमी इलाकों में रहते हैं। कुर्द जाति कट्टर सुन्नी मुस्लिम, योद्धा, कुशल घुड़सवार, बंजारा लोग हैं। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल के। नेपाल के दक्षिणी भाग के मैदानी क्षेत्र को मधेश कहते हैं और यहाँ निवास करने वाले नेपाली लोगों को मधेसी कहते हैं। यह समुदाय नेपाल के नए संविधान का विरोध करने के कारण चर्चा में रहा। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे एग्रीकल्चर एंड एनिमली हस्बेंड्री से रिलेटेड। सेंटोस बंदरगाह, जिसे दुनिया के कॉफी पोर्ट के रूप में जाना जाता है, ये कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील में। सेंटोस बंदरगाह के रूप में जाना जाता है कॉफी बंदरगाह। यह बंदरगाह ब्राजील में स्थित है। ब्राजील दुनिया की कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है।
उल्लेखनीय है कि ब्राजील में कॉफी के बागान को फजेंडा कहते हैं, फजेंडा। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राजील। विश्व के 5 सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश हैं, ये हैं जैसे ब्राजील हो गया पहले नंबर पर, फिर वियतनाम, फिर कोलंबिया, उसके बाद इंडोनेशिया, देन आफ्टर इथोपिया। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है अंगूर की खेती करना। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व के बागानों की भूमि के रूप में जाना जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है, तापमान अपेक्षाकृत अधिक एवं आसमान साफ होता है। ग्रीष्म ऋतु की फसलों में वर्षा की आवश्यकता कम होती है, जैसे अंगूर, जैतून, अंजीर, चीकू, सेब आदि फल पाए जाते हैं। इस प्रकार कृषि दक्षिण स्पेन, इटली, यूएसए और पश्चिमी तुर्की में की जाती है। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइना। गेहूं उत्पादन में शीर्ष 5 देश हैं। पहले नंबर पर चीन, उसके बाद भारत, देन आफ्टर रूस और देन आफ्टर यूएसए, देन आफ्टर फ्रांस। आपको पता होना चाहिए। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफीम की खेती के लिए। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत ये अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। विश्व की 75% अफीम हेलमंद में उत्पादित की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक 2020 में अफगानिस्तान के किसानों ने 2300 टन अफीम की खेती की। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील में कॉफी के बागानों को डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फजेंडा। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। ब्राजील विश्व का बृहत्तम कॉफी उत्पादक देश है, जो विश्व का 1/4 भाग अकेले प्रोड्यूस करता है। यहाँ के पूर्वी पर्वतीय पठारी ढालों पर बड़े बड़े कॉफी के बाग लगाए जाते हैं, जिन्हें फजेंडा कहते हैं। साओ पाउलो तथा मिनास गिरास यहाँ के अग्रणी कॉफी उत्पादक राज्य हैं। दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश का नाम बताइए? तो वो तो अपना इंडिया होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब इंडिया है। पहले नंबर पर इंडिया, दूसरे नंबर पर यूएसए और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। अंडा उत्पादन में चीन, फिर तीसरा स्थान है अपने इंडिया का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन करता है। क्या है मतलब, आइए समझते हैं। यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है। लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली, टोंगिया सिस्टम। टोंगिया विधि कृषि में लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक विधि है। यह विधि म्यांमार में प्रचलित है। यह एक प्रकार की झूम कृषि पद्धति है। इस पद्धति का पहली बार प्रयोग 19वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिभूमि। यह वह भूमि है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है।
एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित भूमि को प्रतिभूमि या वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भूमि को परती रखना एक सांस्कृतिक चलन है। इस विधि द्वारा भूमि की क्षीण उर्वरता या पौष्टिकता प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती हैं शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र या निवल बोया क्षेत्र कहलाती है। खेती योग्य बंजर भूमि, खेती योग्य बंजर भूमि वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों से या अधिक समय से परती या कृषि रहित है उसे खेती योग्य बंजर भूमि कहा जाता है। भूमि उद्धार तकनीकी द्वारा इसे सुधार कृषि योग्य बनाया जाता है। बंजर भूमि भूमि जो प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती बंजर या व्यर्थ भूमि कहलाती है, जैसे मरुस्थल बंजर, पहाड़ी भूभाग खंड इत्यादि। वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग उद्यान कृषि का ही एक प्रकार है। महानगरों में जनसंख्या की अधिकता से वहां फलों एवं सब्जियों की आपूर्ति स्थानीय रूप से न होकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों से होती है, जहां फलों और सब्जियों के उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु तथा मिट्टी होती है। ऐसे स्थानों पर इनका उत्पादन कर इन्हें ट्रकों तथा प्रशीतन युक्त वाहनों के माध्यम से महानगरों में भेजा जाता है। इस प्रकार की फल और सब्जियों की कृषि को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ट्रक फार्मिंग कृषि सर्वप्रथम यूएसए के कैलिफोर्निया में प्रारंभ की गई थी। तत्पश्चात ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, डेनमार्क में शुरू की गई। मिश्रित खेती के बारे में समझते हैं। जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तथा एक समय में एक से अधिक फसल उगाई जाती है तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है तो इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्द्रभूमि कृषि। वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है तो इसे आर्द्रभूमि कृषि के रूप में संदर्भित किया जाता है। आर्द्रभूमि कृषि के अंतर्गत विश्व की कृषि योग्य भूमि का सर्वाधिक वह भाग आता है जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है तथा उपजाऊ कॉप अथवा काली मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की कृषि यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और एशिया के विस्तृत भागों में होती है। भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है कुल बीजारोपित भूमि के नाम से। भूगोल तथा कृषि के संदर्भ में जिस भूमि पर फसलें बोई और काटी जाती हैं तथा जिसका उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया जा सकता हो उसे कृषि भूमि या कुल बीज रोपित भूमि के नाम से जानते हैं। ऊसर या बंजर भूमि वह भूमि होती है जिसमें लवणों की अधिकता होती है। इस प्रकार की भूमि में कुछ नहीं अथवा बहुत कम उत्पादन होता है। परती भूमि वह भूमि होती है, कौन सी भूमि? परती। परती भूमि वह भूमि होती है जिस पर पहले कृषि की जाती थी परंतु अब इस भूमि पर कृषि नहीं की जाती है। जबकि वर्तमान परती भूमि वह भूमि होती जिसमें पहले कृषि की जाती थी परंतु उपजाऊ शक्ति कम होने से इसे वर्तमान समय में खाली छोड़ दिया गया है।
नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फलीदार फसलें। नाइट्रोजन यौगिकीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल की नाइट्रोजन, अमोनिया और जीवों के लिए लाभदायक अन्य अणुओं में परिवर्तित की जाती है। फलीदार फसलें नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाती है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवाणु जैसे नोस्टॉक, एनाबिना, क्लोस्ट्रोडियम, नाइट्रोसोमोनास द्वारा मिट्टी में प्राकृतिक रूप से किया जाता है। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फलीदार पौधों के साथ सहजीवित होते हैं। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन को पौधों के लिए नाइट्रेट उपलब्ध कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल को। धान की फसल में जल भराव यानी वाटर लॉगिंग करके खेती की जाती है। धान का वास्तविक नाम ओराइजा सेटाइवा है। पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लौंग के लिए। पेम्बा द्वीप हिंद महासागर में स्वाहिली तटीय क्षेत्र में स्थित है। यह तंजानिया जंजीबार का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है जो लौंग की खेती, उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से एक को चुने, विच शुड बी समथिंग डिफरेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। उपर्युक्त विकल्पों में चावल खाद्यान्न फसल है जबकि अन्य नगदी फसलें हैं। जूट, कॉफी, कोको, गन्ना, केला, संतरा, कपास, आम, ये सभी नगदी फसलें हैं। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में। रेशम की उत्पत्ति चीन में हुई थी। माना जाता है कि रेशम की उत्पत्ति की शुरुआत लेडी सी लिंगसी ने की थी। चीन विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फसल चक्रानुक्रम। ये खनिजों को लौटाने के लिए सबसे प्रभावी प्रणाली है। फसल चक्रानुक्रम में किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना जिससे फसलों की अधिकतम पैदावार प्राप्त हो सके और भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे। यह मिट्टी के क्षरण को कम करने में मदद करता है। यह मिट्टी की उर्वरता और फसल की पैदावार बढ़ाता है। साइबेरियाई आइबेक्स ये क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बड़ी और भारी बकरियां। क्या है ये एक साइबेरियाई आइबेक्स है। साइबेरियाई आइबेक्स जंगली बकरी की एक प्रजाति है जो आकार में बड़ी एवं वजन में सामान्य बकरियों से भारी होती है। इसका वैज्ञानिक नाम कैप्रा साइबिरका है। ये शीत मरुस्थल, चट्टानी दृश्य भूमि, उच्च समतल भूमि आदि में निवास करती है। भारत में आइबेक्स लद्दाख, जम्मू कश्मीर और ट्रांस हिमालय में पाई जाती हैं।
अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियल सेंटर से रिलेटेड। वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कच्छारी जमाव से बनते हैं, जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेसर निक्षेप। वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कच्छारी जमाव से बनते हैं, उन्हें प्लेसर निक्षेप के रूप में जाना जाता है। प्लेसर निक्षेप से तात्पर्य पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव से होता है, जिसमें अनेक तरह के खनिज पाए जाते हैं। ये जमाव ही प्लेसर निक्षेप कहलाता है। प्लेसर निक्षेप में इस तरह के खनिज पाए जाते हैं जो जल के द्वारा घर्षित नहीं हो पाते और बहते नहीं हैं। इसी कारण ये उस जमाव में ही रहते हैं। इस तरह के खनिजों में सोना, चांदी, प्लेटिनम और टिन मौजूद होते हैं। यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस में। यूराल औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? रूस में। यूराल औद्योगिक क्षेत्र रूस में स्थित है। यह यूरोप और पश्चिमी साइबेरिया के मैदान के बीच स्थित यूराल पर्वत के आसपास का एक भौगोलिक क्षेत्र है। यूराल क्षेत्र में आर्थिक रूप से मूल्यवान अयस्कों और खनिजों की 48 प्रकार की खनिज पाई जाती है। इसका पूर्वी क्षेत्र चाल्कोपाइराइट, निकिल ऑक्साइड, क्रोमाइट और मैग्नेटाइट अयस्कों से समृद्ध है तथा पश्चिमी क्षेत्र में कोयला, तेल, गैस के भंडार है। यूराल की प्रमुख विशेषता कीमती पत्थर है, जैसे पन्ना, नीलम, एक्वामरीन, जेस्पर, रोडोनाइट, कैलामाइट, हीरा आदि। निम्न में से कौन सा कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर, सरंध्री एवं काला पदार्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोक। कोक कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर, सरंध्री एवं काला पदार्थ है। कोक कोयले से प्राप्त होने वाला एक कठोर, सरंध्री एवं काला पदार्थ है। कोक का उपयोग धातु कर्म में एक अपचायक कारक के रूप में किया जाता है। कोक बनाने वाले चूना पत्थर, चाक या डोलोमाइट के घोल को गर्म करके कार्बन और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण बनाया जाता है। कोक का उपयोग ईंधन के रूप में कांच और ईंट बनाने के लिए रासायनिक उद्योग में सुखाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। वह प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जिससे पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम वह प्राकृतिक संसाधन है जिससे पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है। यह ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय संसाधन है जो मुख्यतः टर्सरी काल की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ये चट्टानें भारत के लगभग 40% भागों में पाई जाती हैं। धातव्य है कि आज़ादी के समय असम का डेगबोई क्षेत्र पेट्रोलियम का एकमात्र प्रमुख उत्पादक क्षेत्र था। लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के डैश में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। कार्बनीकरण पौधों एवं जानवरों के मृत स्वरूपों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने होने की एक लंबे समय में घटित होने वाली प्रक्रिया है। इसका सबसे अच्छा स्वरूप कोयला है। कार्बनीकरण की मात्रा के आधार पर कोयला
4 प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट ये 80 से 95%, बिटुमिनस 55 से 65, लिग्नाइट 45 से 55, पीट 35 से 45। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये गलत है। बाकी सभी सही है। कोक कोल तार और कोयला गैस कोयले के उत्पाद से है। जीवाश्म ईंधन अच्छे संसाधन है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, ये सही है। हमें कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, बिल्कुल सही। तो जो गलत है वो ये है, जो गलत है वही हमारा आंसर है। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस में। प्राकृतिक गैस के शीर्ष भंडारक एवं उत्पादक देश, जैसे भंडारक देश है रूस, तो उत्पादक अमेरिका। ईरान भंडारक, तो उत्पादक रूस दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर कतर और उत्पादक में ईरान। पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र डैश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? यूएसए में। पिट्सबर्ग या शिकागो क्षेत्र ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दक्षिणी वेल्स प्रदेश या शेफील्ड या ब्रेडफोर्ड ये इंग्लैंड में है। टोक्यो याकोहामा या कोबे या ओसाका ये जापान में। रूर क्षेत्र म्यूनिख डेस्ड्रेन ये जर्मनी में। जर्मनी के कुल इस्पात का 80% इसके डैश क्षेत्र पर निर्भर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रूर। जर्मनी के कुल उत्पादन का 80% रूर क्षेत्र पर निर्भर है। रूर बेसिन में लोहे एवं इस्पात के बहुत बड़े कारखाने हैं। लोहा और इस्पात उत्पादन करने में इसन, डुसेडोल्फ, डोर्टमंड, बोचम, ड्यूसबर्ग, सोलिंगजन, रेमसेल्ड, क्रीफेल्ड ये प्रमुख हैं। रूस बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश और यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि यह बिटुमिनस कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय है कि म्यूनिख, स्टुटगार्ट और हनोवर क्रम से रासायनिक उद्योग के लिए, ऑप्टिकल एंड सर्जिकल यंत्रों के लिए, धातु एवं रसायन उद्योग के लिए सुविख्यात हैं। जर्मनी में इस्पात उत्पादन के अन्य क्षेत्र सार और पाइपलाइन है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, काला सोना क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोल। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। यह टर्शियरी युग की जलज अपसादी सेलों का चट्टानी तेल है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश सऊदी अरब, ईरान, रूस और चाइना है। परिवहन तंत्र पेट्रोलियम के विभिन्न उत्पादों पर निर्भर करता है। तो कल जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे ट्रांसपोर्ट एवं अन्य से हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे कार्टोग्राफी और मिससेलेनियस से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।